हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन हो जाता है, और ये आपका जो प्रश्न पत्र हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, वो 5th हो जाता है। इसके बारे में बात करेंगे, यानी इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज आपकी कौन सी हो जाती है? तो राजन सीरीज, यानी हम प्रैक्टिस करेंगे इनके क्वेश्चंस की। तो आप लोग इसका आंसर भी देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। एक चीज कहना चाहेंगे, मंजिल मिल ही जाती है भटक कर ही सही। मंजिल मिल ही जाती है भटक कर ही सही, और गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले हो जाता है आपका, जो है क्वेश्चन वो है, आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की, ब्रह्म समाज की, हरिजन समाज की, या इनमें से कोई नहीं। तो अब आप आंसर बताएं कि आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन है उन पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता इस बार पूछा गया कि आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की। अगली बार ये पूछ लिया जाए कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की। अगली और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या चीज कही, या किसकी स्थापना की, या कौन सा नारा दिया। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो सारे ऑप्शन है, यानी 4 ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन में, तो सभी पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो ब्रह्म समाज की हम बात करते हैं। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हो जाती, किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। सेकंड पे आ जाते हैं हरिजन समाज, तो महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं जो ये क्वेश्चन है उसकी। तो आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। अगर हम डेट की बात करते हैं तो 31 मार्च, कितनी? तो 31 मार्च। कुछ लोग क्या करते हैं, जो ये जैसे 31 मार्च, 20 मार्च, ऐसे करके कोई भी डे और मंथ दिए होते हैं वो छोड़ देते हैं, और नॉर्मल से जो ईयर होते हैं वो याद कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वहीं पे जो है एग्जामिनर आपको फंसा देता है। आपने याद तो किया 1867, लेकिन आपने ये नहीं याद किया कि 31 मार्च, और 31 मार्च ही आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। यानी 31 मार्च का मतलब ये कि डेट आपसे पूछ ली और आपसे मंथ पूछ लिया, आपसे ईयर पूछा ही नहीं, है ना। तो तैयारी अच्छे से करें आप लोग। और फिर सोशल साइंस है, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सोशल साइंस थोड़ा सा टफ पड़ता है। हम समझते हैं कि सोशल साइंस में बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों का कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको ज्योग्राफी भी बहुत सरल भाषा में बताएंगे, जिससे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ चीज़ों को समझना है, आपको ऐसा फील आएगा, और आप चीज़ों को समझेंगे और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन स्टार्टिंग थी तो यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया, प्लस हमने थोड़ा सा क्या क्या चीज़ों को समझाया भी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर तो हमने बता दिया ना कि प्रार्थना समाज हो जाता है। उसके बाद है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, या गांधी जी ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या पट्टाभी सीतारमैया ने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आंसर पे चले या जितने ऑप्शन है उस पर डिस्कस करें? तो सबसे पहले हम करते ये हैं कि पहले हम आंसर आपको बताते हैं इसमें, ठीक है। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट है। अगर बात की जाए गांधी जी ने कौन सा नारा दिया, तो भारत छोड़ो, ये कहा गांधी जी ने। क्या कहा? अंग्रेजों भारत छोड़ो। और क्या कहा? करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने दिया, है ना। और लास्ट टाइम गांधी जी के मुख से कौन सी बात निकली थी? तो हे राम। क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपसे कहूँ उससे भी कई ज्यादा गुना,
है ना। तो गांधी जी ने देखिए करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो, और प्लस गांधी जी का जो अंतिम वर्ड थे वो क्या थे, तो हे राम, ये हो जाता है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, ऐसे पूछ लिया जाएगा, या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे, किसने कहा, है ना। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको क्या करना है, टिक करना है। अगर टिक वाला आता है तो टिक करना है। फिर अगला हो जाता है, इसमें देखिए हमने डिस्कस किस पे कर लिया, आपका आंसर तो हो गया सुभाष चंद्र बोस ने, यानी दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और गांधी जी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में भी डिस्कस कर ली। और अब बचे कौन, तो बचे आपके पट्टाभी सीतारमैया। तो इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और आंध्र प्रदेश के राजनीतिक गुरु थे ये, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप लोगों ने जान लिया। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, 1950 के पूर्व होलकर राज्य की राजधानी थी, तो क्या थी, ग्वालियर थी, आगरा थी, इंदौर थी, मैसूर थी। आप लोग आंसर दें। तो चलिए भाई, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 1950 के पूर्व होलकर राज्य की राजधानी क्या थी, तो इंदौर। कहीं कहीं पे आपको महेश्वर भी मिल सकता है, बाकी इंदौर ये इसका आपका राइट आंसर हो जाता है। टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है कौन, तो जमशेदपुर, नागपुर, सोनभद्र, भिलाई। तो टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध जो हो जाता है वो हो जाता है जमशेदपुर, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं नागपुर की, तो नागपुर को क्या कहा जाता है, तो संतरों के लिए फेमस है, तो इसको कहा जाता है संतरों की नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे गुलाबी शहर कौन जाना जाता है ना। और आपका हो जाता है नवाबों का शहर कौन है, तो ऐसे करके, तो जैसे गुलाबी शहर आपका जयपुर हो जाता है, नवाबों का शहर आपका लखनऊ हो जाता है। ऐसे ज़्यादातर सभी शहरों के नाम पड़े हुए हैं, है ना। ताज नगरी किसको कहते हैं, तो आगरा कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ संतरों का क्या होता है, संतरों के लिए जाना जाता है, यानी संतरों की नगरी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सोनभद्र की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, सोनभद्र देखिए आपकी ऊर्जा राजधानी हो जाती है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा के लिए फेमस है। और भिलाई किस लिए फेमस है, तो भिलाई आपका इस्पात नगर के नाम से प्रसिद्ध है, इस्पात के लिए ये फेमस हो जाती है ना। तो अब आपको पता हो गया कि जमशेदपुर टाटा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, नागपुर तो संतरों के लिए फेमस है, यानी संतरे की नगरी, सोनभद्र क्या है, तो ऊर्जा राजधानी, और भिलाई क्या है, तो इस्पात नगर हो जाता है। और आंसर आपका जो है वो टाटा नगर के नाम से, यानी टाटा नगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो जमशेदपुर, ये आपका ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना भाई। लाइक सब्सक्राइब आप करते रहें और शेयर भी करते रहें भाई। फिर है आपका नरोरा प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, तो जल विद्युत केंद्र के लिए, या ताप विद्युत केंद्र के लिए, या परमाणु विद्युत केंद्र के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नरोरा प्रसिद्ध है वो आपका हो जाता है परमाणु विद्युत केंद्र के लिए, ये क्या हो जाता है, तो प्रसिद्ध हो जाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है, तो जो भृगु मंदिर है वो आपका हो जाता है गोंडा में हो जाता है, या मिर्ज़ापुर में हो जाता है, बस्ती में हो जाता है, या बलिया में हो जाता है। तो आपके अगर हम आंसर की पहले हम बात कर लेते हैं, या पहले चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं, फिर हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। जो ऑप्शन है उनको समझ लेते हैं। तो गोंडा में क्या है, अगर हम बात करें तो गोंडा में पृथ्वीनाथ मंदिर है, ये इसके लिए जाना जाता है, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है। और अगर जो बस्ती की अगर हम बात करते हैं, तो बस्ती आपका क्या हो जाता है, बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर यहाँ पे हो जाता है, कौन, बस्ती में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो गया, इसको सही कर देते हैं। तो बस्ती की अगर हम बात करते हैं तो बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर हो जाता है, और मिर्ज़ापुर तो अष्टभुजा मंदिर, क्या, तो मिर्ज़ापुर में क्या रहेगा, अष्टभुजा मंदिर। तो बलिया इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देवा शरीफ किस जिले में स्थित है, सहारनपुर, बाराबंकी, और बहराइच, या लखनऊ। तो देवा शरीफ जो हो जाता है
तो वो आपका जो है बाराबंकी ज़िले में है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें बहराइच, तो सालर मसूद इसके लिए है, ठीक है। यहाँ मतलब एक वो होता है, जैसे देवा शरीफ में आजकल मेला चल रहा, उत्सव जिसको कहते हैं ना आप लोग, वो चल रहा है, उर्स मतलब चल रहा है। तो इसी तरह से बहराइच में सालर मसूद का उर्स चलता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। तो इसमें आपका हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो उमेश चंद्र बनर्जी ये हो जाते हैं, ठीक है। कौन? ये हो जाते हैं उमेश चंद्र बनर्जी। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के महापुरुष थे, ठीक है ना। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो यूरेनियम जो हो जाता है वो बांदा में पाया जाता है, या ललितपुर में पाया जाता है, कौशाम्बी में पाया जाता है, या प्रयागराज में पाया जाता है। तो यूरेनियम जो हो जाता है वो ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। अगर बात करें तो 0.01 से 0.09% पाया जाता है, ठीक है ना। और ये 300 मीटर चौड़ा है। अगर बात की जाए कितना, तो 300 मीटर चौड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो बुक्सा जनजाति देखिए आपका हो जाता है आगरा में, या अलीगढ़ में, या बिजनौर में, या हरदोई में। तो बुक्सा जनजाति जो हो जाती है वो बिजनौर की हो जाती है। कहाँ की हो जाती है? तो बिजनौर, यानी कि जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट है। और अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो इसका एक और नाम था, कोल या कोयल नाम से भी ये जाना जाता था। कौन? तो अलीगढ़ की हम बात कर रहे हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है? तो लाला लाजपत राय का है, या राम प्रसाद बिस्मिल का है, या बाल गंगाधर तिलक का है, या इकबाल का है? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो आप सभी को पता है। अब आप लोगों ने अब तक टिक कर दिया होगा। तो ये हो जाता है आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। अगर बात की जाए लाला लाजपत राय की, तो इन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। जब इन पर लाठी बरस रही थी, अंग्रेजों ने इन पर लाठी बरसाई, तो इन्होंने क्या कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और यही बात हुई, क्योंकि एक महीना भी नहीं बीता था, अगर इस तरह से कहा जाए, जस्ट उसी के जिस दिन यह घटना घटी थी उसी के नेट एक महीना, यानी 1 मंथ, उस दिन जिन्होंने लाठी बरसवाई थी, जिनके कहने पर लाठी बरसाई गई थी, तो क्या क्या था कि उनको भी मार डाला गया था। क्यों भाई? क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से तो होना ही था, क्योंकि दौर भी यही है, क्योंकि हमारी ही चीज़ पर कब्जा किए हैं, हमारी ही चीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आज़ादी से घूम रहे हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं था ना। तो फिर यही हुआ, 1 महीने के अंदर अंदर क्या हुआ, बदला ले लिया गया था। और अगर हम बात कर लेते हैं इकबाल की, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्होंने लिखा है, ठीक है। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन हो जाता है, चोरी चोरा कांड हुआ तो कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ, या लखनऊ में हुआ, या कानपुर में हुआ, या जौनपुर में हुआ? तो चोरी चोरा कांड जो आपका हो जाता है ये कहाँ हुआ, और इसको हमने डिटेल में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाया है इसको। तो ये हो जाता है आपका गोरखपुर में। और अगर बात की जाए डेट की, तो 4 फैब, कब? तो 4 फैब यानी 4 फरवरी 1922 की बात है, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? तो इसमें जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं।
तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और अगर बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो योजना आयोग गठित किया, और एक साथ मतलब एक कहते हैं ना सीरियल में 3 जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका भी गठन किया। दूसरी बात हम अगर बात करते हैं किसकी, तो जयप्रकाश नारायण की, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है। हरित क्रांति आप नाम सुनकर क्या करते हैं, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपसे भारत ना पूछकर विश्व में पूछते हैं और फिर भी आप एम एस स्वामीनाथन लगा देते हैं तो ये गलत हो जाता है। अगर भारत पूछा गया है तो एम एस स्वामीनाथन लगाएं, और अगर विश्व पूछा गया है तो नॉर्मन बोरलॉग पर टिक करें अगर टिक वाला है तो। और अगर पूछा जा रहा है जैसे शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको लिखना रहेगा कि भाई भारत की अगर बात की जाए तो ऐसे है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और विश्व की अगर बात करते हैं तो क्या है, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। तो ऐसे आपको करना है। अगर ये जो क्रांति है किस लिए की गई, तो भाई जाहिर सी बात है कि कृषि में वृद्धि करने के लिए। क्योंकि भाई देखिए किसान हमारे क्या है, अन्नदाता हैं। हमको क्या करते हैं, अन्न देते हैं, वही तो हम खाते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं जिसके पास हीरे जवाहरात है वो हीरे जवाहरात नहीं खाता है, खाता अनाज ही है। यानी सर्वोपरि अगर रखा जाए किसको, तो किसान को ही आप रखेंगे, जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और किसानों को लोग कुछ भी नहीं समझते हैं। लेकिन अगर किसान नहीं है तो कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, कुछ भी हो, लास्ट में वो कहता नहीं पैसा कमाता है तो किसके लिए कमाता है, तो वो पेट भरने के लिए। और पेट भरा किससे जाता है, हीरे मोती जेवरात से नहीं, अनाज से भरा जाता है। और जब जो कि आज किसानों की स्थिति ऐसी है कि सब लोग तो आराम से रहते हैं, लेकिन किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय है। हालांकि इन पे वर्क होता है, सब कुछ होता है, लेकिन लाभ कितना पहुंचता है, तो ये तो आप लोग अच्छे से ही जानते हैं कि लाभ बहुत मतलब जिनको नीड होती है उन तक तो खैर नहीं पहुंचता है। जिनको नहीं नीड होती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े जोतकार होते हैं, जिनके पास होता है उन तक हो सकता है पहुंच भी जाए, लेकिन किसानों की स्थिति दयनीय है। तो खैर यहाँ पे हम लोग बात तो खैर यही कर रहे हैं कि हरित क्रांति, तो इसमें जो उपज में बढ़ोतरी के लिए अच्छे किस्म के बीज जब आएंगे, और क्या होगा, जैसे भाई 1 बीघा खेत है मान लीजिए, जैसे होता तो बड़े बड़े है 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा, बीघे के हिसाब से होता है, लोग जोतकार होते हैं। तो क्या है कि पहले थोड़ा उपज होता था, फिर अच्छे किस्म के बीज लाए गए तो ज़्यादा मात्रा में उपज हुई। तो यही था इसका मतलब, मेन जो मोटिव था, इसका जो मेन एम था वो यही था। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है, तो 18 मंडल, 19 मंडल, 20 मंडल, 21 मंडल। तो आपका हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो मंडल हो जाते हैं वो हो जाते हैं 18। अगर ज़िलों की बात की जाए तो ज़िले कितने हो जाते हैं, तो 75, यानी 75 ज़िले हो जाते हैं। कितने ज़िले हो जाते हैं, तो 75 ज़िले हो जाते हैं। ठीक है। राजा कुंवर सिंह संबंधित थे तो किससे, कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से, दिल्ली से। तो राजा कुंवर सिंह संबंधित थे जगदीशपुर से। अगर हम बात करें ये थे कौन, तो 1857 की जो क्रांति, आपको पता है 1857 की क्रांति के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आप लोगों को डीपली हर एक चीज़ बताई गई है, बहुत ही डीप में। ठीक है। तो जगदीशपुर से और 1857 की क्रांति के ये नेता थे। अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर के जो थे तो वो कौन थे, तो यहाँ पे देखिए पहले आंसर पे हम टिक कर देते हैं और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कानपुर की। तो कानपुर के जो नाना साहब, ठीक है ना, ये यहाँ का मतलब संभाल रहे थे जब क्रांति हुई। क्योंकि क्रांति का तो ये होता है ना कि भाई अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने जगहों से क्या करने की एक नेता होंगे, फिर उनके अकॉर्डिंग वर्क होगा, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वो गाइड करेंगे और हम क्या करेंगे, क्रांति के लिए तैयार होंगे। लेकिन वो बात अलग की थी कि जो 1857 की जो क्रांति हुई तो वो विफल रही। क्यों? क्योंकि कुछ कारण जो ऐसे थे, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित कर रहे थे। तो लोगों में क्या हुआ,
क्रांति की जो डेट रखी गई थी। और जैसे एक चीज़ हो जाती है, मान लीजिए सपोज देन आप लोगों से, जैसे आपसे या हमसे कोई कहे कि आपको ऐसा काम 10 दिन के बाद करना है, भाई कर लेंगे, ठीक है, हमें आप सुकून से बैठने दीजिए, 10 दिन के बाद हम वो काम कर लेंगे, है ना, जैसे बात बता रहे हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, 10 दिन पहले हमें इतना टॉर्चर करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे, फिर हमको वो 10 दिन की जो आपने डेट दी है वो हमको याद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हम इतना परेशान ही हो रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं वो डेट आते आते पता नहीं हम जिंदा बचे भी या ना बचे, है ना। तो यही इस क्रांति में हुआ। ऐसा हुआ कि भाई डेट आते आते क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए जा रहे थे। कहीं मुसलमानों को जो गंदा, मतलब मुसलमानों को सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खोलने के लिए कह रहे थे, और हिंदुओं को क्या कह रहे थे, गाय की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खोलने के लिए कह रहे थे। अब सब तो ऐसा नहीं कर सकते, कुछ का ये होता है ब्लड ठंडा होता है, लेकिन कुछ का ब्लड बहुत गर्म होता है, वो थोड़ी सी भी बात नहीं सह पाते हैं। और यही हुआ, और बस क्रांति छिड़ गई, और क्रांति छिड़ गई डेट से पहले। अब कोई काम हम डेट से पहले करेंगे तो उसमें विफलता तो ज़रूर होती है, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता है ना कोई चीज़, फिर ये नहीं देखा जाता है हमारा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं। फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो आर्य समाज की स्थापना 1870 में की, 1872 में की, 1875 में की, 1880 में की। तो इसका जो आंसर है वो हम लोग आंसर पर चलते हैं, तो इसमें जो आपका 1875 हो जाता है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। सा ऑप्शन आपका राइट है। कहीं पर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न अगर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप लोग अच्छे से देखते रहें, और जो पॉइंट्स हम बताते चलते हैं उनके नोट्स भी आप लोग बनाते चलें, क्योंकि हर एक चीज़ जितनी भी हम बताते हैं आपको, वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ही हैं, और आपको इतनी डीप में बता रहे हैं। यानी आपका देखिए डीएलएड तो तैयार ही हो रहा है, प्लस आपका जो सीटेड है, सुपर टेड, सभी के ये क्वेश्चंस इतने इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो कहते नहीं कि एक तीर से दो निशाने, तो वो वाली बात हो जाएगी। और आप जब डीप में पढ़ेंगे चीज़ों को, तो अब आगे जब आप तैयारी करेंगे तो इतनी आपको तैयारी करनी भी नहीं पड़ेगी, और आपको बहुत ज़्यादा तैयारी यहीं से हो जाएगी आपकी। यानी सामन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका हो जाता है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो मई 1930। कब? तो मई 1930। फिर है आपका क्वेश्चन है, राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा है, मिशन था किसका? विपिन चंद्र पाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो धर्म यानी राष्ट्र मेरा धर्म है और जन सेवा मेरी पूजा है, तो ये लाला लाजपत राय का हो जाता है। किसका? लाला लाजपत राय का। और एक और हमने आपको बताया लाला लाजपत राय के कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक एक कील का काम करेगी। ठीक है, ये बात भी किन्होंने कही? तो लाला लाजपत राय ने कही। और आपका क्वेश्चन हो जाता है कि भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो समनीय, मानसूनी, चक्रवातीय और पर्वतीय। तो यहाँ पे आपका हो जाता है पर्वतीय। क्या हो जाता है? तो पर्वतीय हो जाता है, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। और फिर उसके बाद हो जाता है उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन सी पेयजल परियोजना नहीं है? क्या आप पूछ रहे हैं? नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन सी पेयजल परियोजना नहीं है? यानी पेयजल तो है वो, लेकिन उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए गोकुल बैराज परियोजना है, या ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना है, लवकुश गंगा बैराज परियोजना है, या आगरा बैराज परियोजना है। तो सबसे पहले आंसर पर चलते हैं। ठीक है भाई, तो ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। अब आप कहेंगे कि मैम ये है या नहीं है, तो हम आपको बताते हैं नेगेटिव में जाना है हमको, नहीं पूछ रहे हैं, यानी ये नहीं है, इसलिए हमने इस पर टिक किया है। जो नहीं होगा वही सही होगा, नेगेटिव का यही अर्थ होता है कि जो गलत होगा वही सही होगा। तो फिर ये कहाँ की है, यानी ये क्या है? तो ये बिहार और झारखंड की है। कहाँ की है? तो बिहार और झारखंड की। और बात कहाँ की हो रही है? उत्तर प्रदेश की। तो गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की है। कहाँ? तो मथुरा। कहाँ की है? तो मथुरा हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं किस नदी पर, तो यमुना नदी। कहाँ की है? तो किस नदी पर? तो यमुना नदी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो यमुना नदी हो जाता है। ठीक है,
और अगर हम बात करते हैं लवकुश गंगा बैराज परियोजना, तो ये किस नदी की है? तो ये गंगा नदी की परियोजना है। और देखिए यहाँ पे आपका आंसर कौन हो जाता है? तो ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपका। और भी अगर आप डीप में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें कि मैम और भी डीप में चीज़ों को हमें बताएं, तो हम आपको और भी डीप में चीज़ों को बताएंगे। बस ये है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छी और एक बहुत अच्छी, यानी बेहतर से बेहतरीन। तो इसके लिए तो आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा, आपको रोज़ क्लास अटेंड करने रहेंगे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा, और भाई हमें मोटिवेट करने के लिए आपको लाइक भी करना रहेगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है, तो आपका सपोर्ट तो भाई हमें चाहिए। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है तो सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, बरेली। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है बरेली। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है तो बरेली हो जाता है। अगर हम बात करते हैं मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? तो पीतल के काम के लिए ये फेमस है। किसके लिए? तो पीतल के जो बर्तन होते हैं, यानी पीतल का जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए ये फेमस है। अगर हम बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी का ये शहर कहलाता है। यहाँ पे जो लकड़ी की नक्काशी होती है, कि उसमें देखिए कितनी बारीक बारीक डिज़ाइनें बनी होती है, जैसे बेड वगैरह बन के आते हैं, और जो डिज़ाइनें होती हैं तो वो सब कहाँ से आती हैं? तो वो सहारनपुर से, क्योंकि वो इतनी बारीक डिज़ाइन, ऐसा नहीं लगता कि ये लकड़ी पर डिज़ाइन बनी हुई है ना, लेकिन वो लकड़ी पर ही बनी होती है। तो वो नक्काशी जो होती है, तो लकड़ी की नक्काशी का शहर इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? तो सा से सहारनपुर, और नक्काशी में भी शाह है, तो लकड़ी की नक्काशी तो सहारनपुर। इस तरह से आप मतलब याद रखें। और मिर्ज़ापुर की अगर हम बात करते हैं, तो मिर्ज़ापुर जो है कालीन के लिए भी फेमस है, प्लस ये पीतल के बर्तनों के उद्योग के लिए भी फेमस है। अब आप कहेंगे मैम मुरादाबाद भी आपने बताया और मिर्ज़ापुर भी आपने बताया, तो जी हाँ, मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मिर्ज़ापुर में भी इसका उद्योग होता है। ठीक है, और ये कालीन के लिए भी ये फेमस है। और इसका आंसर जो है, जो ये क्वेश्चन है, दिया सलाई वाली बात पूछी गई है कि उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र, तो ये आपका बरेली हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत कौन है? तो विरहा है, धमार है, टप्पा है, डांडिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टप्पा क्या है। तो टप्पा मतलब लोग, यानी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत ये पूछा गया है, लेकिन टप्पा के बारे में अगर हम बात करें तो ये पंजाब का है। क्या, कहाँ का है? तो ये पंजाब का हो जाता है। अगर हम बात करें धमार की, तो ये ब्रजभूमि में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? तो ये ब्रजभूमि का हो जाता है। और अगर हम बात करें डांडिया की, तो ये कहाँ का हो जाता है? तो ये हो जाता है गुजरात का हो जाता है। तो अब बचा क्या? विरहा। तो ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत हो जाता है विरहा। ठीक है, और उसके बाद आपका है भारत सेवक समाज के संस्थापक विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो समाज सेवक संघ, यानी समाज सेवक भारत सेवक समाज यहाँ पे है, भारत सेवक समाज के संस्थापक तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात कर लेते हैं, तो ये भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, जिन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने क्या किया था? मसौदा तैयार किया था। क्या किया था? इन्होंने मसौदा तैयार किया था। अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो भाई कौन नहीं जानता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या? संविधान लिखा, इन्होंने संविधान बनाया। और ये किस जाति से बिलोंग करते हैं? और ये आप बताएं कि आप ये किस जाति से बिलोंग करते हैं? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, ये किस जाति से बिलोंग करते हैं? और इन्होंने बाद में कौन सा धर्म अपनाया? तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो गए। तो आप लोग बताइएगा कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, यानी जो थे, तो ये किस जाति से बिलोंग करते थे और बाद में इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया। ठीक है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। तो आंसर
आप लोग दीजिए। देखिए, चलिए हम आपको 5 सेकंड मिलते हैं। तो किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो हम आंसर आपको बताते हैं अब, हरियाणा। और अगर बात आ जाए पंजाब, हरियाणा ना हो तो पंजाब, तो पंजाब, यानी वैसे दोनों है, ठीक है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन, तो आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, उष्णार्ध पतझड़ वन, दलदली वन, तो कौन हो जाते हैं? तो उष्णार्ध सदाबहार वन हो जाते हैं। मौसम कैसे बनता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उदग्र से 30.5 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, और क्षैतिज से 66 से 1/2 डिग्री यानी 66.5 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। अब हम आप लोगों को थोड़ा सा इसको डिटेल में बताते हैं। कैसे बताते हैं? डिटेल में बताते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपने इसको समझ लिया। हालांकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो, तो इसको अगर हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले देखिए, जो पृथ्वी हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है? जो पृथ्वी कैसी है? तो पृथ्वी जो हो जाती है वो पहली बात, क्या गोल है कि चपटी है कि अंडाकार है, कैसी है? तो देखिए, गोल संतरानुमा, इस तरह से आप कह सकते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ेंगे, है ना। तो हल्की सी चपटी गोल है, इस तरह से आप बात करेंगे, इस तरह से आप चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको तैयार करना है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कहीं पे कुछ मिलता है, कहीं पे, अब जैसे इसमें भ्रम बहुत पैदा होता है, कोई कहता है संतरे जैसी है, कोई कहता है गोल है, कोई कहता है अंडे जैसी है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, क्योंकि जितने लोग उतनी तरह की बातें, है ना, यही तो होता है ना। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तो आपका ये हो जाता है ये पृथ्वी। चलिए हम इसका फिर से हम बना देते हैं, इसको इरेज करके। ये आपकी मान लीजिए हो गई पृथ्वी। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि इस आपका पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो जाता है। क्या हो जाता है? तो पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण, इसी तरह से तो होता है ना आपका। इसमें आपका देखिए क्या होता है, सबसे पहले जैसे ये आपका हो गया, क्या हो गया, जैसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो ऊपर क्या होता है? तो उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर होता है। और आपका नीचे क्या होता है? तो ये आपका हो जाता है दक्षिण, है ना। और फिर आपका हो जाता है पूर्व और हो जाता है पश्चिम। ये चीज़ें तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो रेखा ये पूरब से पश्चिम को जो मिलाती है, यानी पूरब से पश्चिम को और पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो ये कौन सी होती है? तो ये 0 डिग्री होती है। और 0 डिग्री में भी इसका नाम क्या होता है? तो जो 0 डिग्री होती है उसका नाम होता है विषुवत, आप कह सकते हो, और भूमध्य रेखा भी कह सकते हो, ठीक है ना। क्या क्या कह सकते हो? तो विषुवत भी कह सकते हो और भूमध्य रेखा भी कह सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे एक लाइन खींची होती है। अब आप यहाँ पे सोचिए, ये उत्तर की मतलब आधा तो भागों में बट गई पृथ्वी, और ऐसा नहीं है कि ये पृथ्वी पर लाइनें खींची हुई, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये कैसी रेखाएं हैं, वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों पे टिक कर दें, ऐसा नहीं। क्योंकि क्या है, ये वास्तविक ना होकर ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो सबसे पहले जो पूरब से पश्चिम को जोड़ती है, यानी ये आधे, यानी पृथ्वी को क्या 2 भागों में बांटती है, तो ये 0 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है? विषुवत इसको कह सकते हैं या भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। ऊपर देखिए, उत्तर की तरफ ऊपर जो रेखा एक हो जाती है, ये कितनी हो जाती है? तो 23 सही 1/2 डिग्री यानी 23.5 डिग्री। तो इसको क्या कहेंगे? यानी नॉर्थ में है ना भाई, उत्तर को क्या कहेंगे? नॉर्थ ही तो कहेंगे। तो नॉर्थ आप कह सकते हो, आप उत्तरी गोलार्ध कह सकते हो, नॉर्थ कह सकते हो, नीचे आपको दक्षिणी गोलार्ध, है ना। तो इस तरह से आपका तो ये यानी 23.5 डिग्री क्या है? नॉर्थ की तरफ। तो ये कौन सी हो जाती है? तो कर्क रेखा हो जाती है, कर्क रेखा हो जाती है। और उसके बाद जो ऊपर होती है, एक होती है आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो वो हो जाती है आर्कटिक। क्या हो जाती है आपकी? आर्कटिक, आर्कटिक हो जाती है, ठीक है ना। फिर ऐसे ही नीचे आप आ जाएं, आप दक्षिणी ध्रुवों में आ जाएं, तो पहली लाइन आपने जो ये आपकी लाइन जो थी,
तो उसको आपने क्या माना, जो ऊपर की यानी उत्तरी ध्रुव में आपने जो लाइन पहले खींची तो वो कर्क रेखा, और क्योंकि 23.5 डिग्री, और नीचे भी आपकी क्या रही, 23.5 डिग्री ही रही, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि 23.5 डिग्री पूछ लिया, अब आप कन्फ्यूज़ हैं कि ये उत्तरी पूछा है तो ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है कि मकर रेखा। अरे बिल्कुल भी टेंशन ना ले, जो ऊपर की है उत्तरी है तो वो कर्क रेखा है, जो नीचे की है यानी दक्षिणी 23.5 डिग्री है वो मकर रेखा है। कौन सी है, तो मकर रेखा हो जाती है। फिर जो ऊपर की नॉर्थ में है तो वो आर्कटिक हो जाती है, बड़ा आ आर्कटिक, यानी ऊपर, जैसे कहते हैं नहीं कोई बड़ा है, कोई बड़ी बहन है या बड़ा भाई है, भाई ऊपर बैठा हुआ है। अगर 2 कुर्सियां हैं, मान लीजिए, जैसे एक बात बताना, ट्रिक से ऐसे याद रखिएगा कि 2 कुर्सियां हैं और बड़ा एक भाई है, एक छोटा भाई है, तो क्या होगा भाई, तहजीब का दायरा तो यही कहता है कि जो बड़ा भाई है वो कुर्सी पर बैठ जाए, ऊपर बैठे, है ना। तो ऐसे आप याद रखो। तो आर्कटिक यानी बड़ा आ जो है वो ऊपर 6.5 डिग्री है, तो वो आर्कटिक व्रत हो जाएगा। और नीचे जो है वो छोटा आ यानी बड़ा आ ऊपर है और छोटा आ नीचे है, यानी अंटार्कटिक व्रत हो जाता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, जितना मैं कहूँ उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें खैर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका जो राजन सीरीज़ है इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग इनको डिटेल में समझेंगे किस पर, तो हम लोग बोर्ड पर समझेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, हमें ज्योग्राफी बहुत ही टफ पड़ती है, और जब हम इसको अच्छे से समझा देंगे ना, तब आपको क्या लगेगा, इससे आसान कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हालांकि एक क्वेश्चन आपका था और इससे रिलेटेड हमने इतनी चीज़ें बताई हैं, और भी बहुत सी चीज़ें आपको बतानी हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना है, और वो भी डिटेल में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उग्र से 23.5 डिग्री अंश, यानी अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, क्योंकि झुकी हुई होती है ना, जो ग्लोब होता है देखो झुका हुआ होता है, 23.5 डिग्री पर झुका हुआ होता है, तो इस तरह से आपका हो जाता है। और आर्कटिक विलो क्या है, पर्वत का नाम है, वन का नाम है, बांध का नाम है, या झाड़ी का नाम है। तो जो आर्कटिक विलो हो जाता है ना, तो ये झाड़ी यानी ये कांटे नुमा होती हैं, क्या होती है, कांटे नुमा होती हैं, और इनका कद बहुत लंबा नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस तरह से, अभी हम आपको बताते हैं, इस तरह से ये बने होते हैं। आप कहोगे मैम इसमें कांटे कहाँ हैं, तो अब कांटे ये इस तरह से, ये ऐसे कांटे नुमा ये होते हैं, तो ये बहुत बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े नहीं होते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं, तो टुंड्रा और चट्टानी दलदली भूमि में ये उगते हैं। कहाँ उगते हैं, तो दलदली भूमि में ये उगते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, और आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन भी हो जाता है। और भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब भाई ज़रूर करते रहें, और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें भाई। बाकी तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है ना, वो तो आपको खुद होना चाहिए कि हाँ मैम इतनी मेहनत कर रही हैं, हम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, तो हमें भी मैम के लिए क्या करना चाहिए भाई, एक लाइक करके उनको मोटिवेट तो करना चाहिए, है ना। चलिए भाई, आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2001 से 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत दशकीय वृद्धि रही, तो 21.54% और 25.61%, या 20.09%, या 25.4%, कितनी रही, तो आपका इसमें आंसर हो जाता है। देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको टिक करना है, जो नज़दीक होता है उसी को टिक किया जाता है ना। अगर आपको मिल गया 20 तो ये आपका नज़दीक है, और दशमलव के बाद अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, या थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि मिसप्रिंट या इसके ऐसे इस तरह से है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो पास का हो उसी को आप आंसर यानी उसी को आंसर आप मानिएगा। तो 20 और 2 3, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 0 9 है। तो खैर इससे इतना बहुत ज़्यादा इशू वाली कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे जैसे 20 रुपये हो और 2 3 पैसे ऐसे, और 20 रुपये हो और 0 9, क्योंकि इसको जब पढ़ेंगे ना आप, दशमलव के बाद जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है ना, कितने भी अंक हों दशमलव के बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 हैं और यहाँ पे दशमलव हैं, फिर यहाँ पे 1 और 4 8 7 6 कुछ भी हो, मतलब यहाँ पे देखिए मैंने 6 की जगह पे क्या लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं,
लेकिन आप इनको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 तो 14,878 ऐसे नहीं पढ़ना है। 20 इसको तो आप पढ़ेंगे, इधर जितनी भी लंबी संख्या होगी उतना ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप करेंगे कि जैसे 1 4 8 7 8 इस तरह से आप पढ़ेंगे। तो इसी तरह से हमने ये 2 3 कहा, ठीक है ना। और उसके बाद ये 0 9 यहाँ पे 2 3 है तो कोई फ़र्क नहीं। और बाकी 21 में देखिए पूरा 1 भाई 1 रुपया यानी 100 पैसे, तो बहुत आगे निकल गई बात। 25 तो यहाँ पे भी बहुत आगे बात निकल गई, 25 यहाँ पे भी बहुत आगे बात निकल गई। लेकिन 20 और 0 9 और यहाँ पे 2 3 में इतना अंतर नहीं है, इसीलिए यही आंसर आपका राइट है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो 2011 में आबादी, तो 2011 में आबादी जो आंकी गई थी तो वो आपकी जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ थी। कितनी थी? 19.98 करोड़ थी। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें अच्छी लगी होंगी, क्लास समझ में आया होगा, लैंग्वेज भी समझ में आई होगी। क्योंकि और बाकी तो आपको बताना है कि मैम आपने स्पीड में पढ़ाया है, स्लो पढ़ाया है। आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ भाई हमें क्या कमी रह गई, कि भाई स्पीड में पढ़ाना है आप लोगों को या थोड़ा स्लो पढ़ाना है, तो वो तो आप ही कमेंट करेंगे, है ना। और अगर कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी स्पीड है वो सही है, तभी आप कमेंट करें कि हाँ मैम भाई सही है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि भाई क्लास रोज़ अटेंड किया कीजिए, और किसी भी वक्त आपका रिज़ल्ट आ सकता है, तो उसकी तो आप टेंशन लें ही ना। आप टेंशन लें तो सिर्फ आप अपनी पढ़ाई के और अपने एग्ज़ाम की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को